हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई गेस मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली मिल रही होगी। वीडियोस क्लियरली आपके पास अवेलेबल हो पा रहा होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इज़ ऑल ओके और नॉट। आज हम लोग जो लाइव सेशन हमारा है स्पेशली जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का 2021 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन हमारा कंप्लीट आज के इस सेशन में होगा। जो भी क्वेश्चन 2021 के स्पेशल एग्जाम जो कि हुए हैं अभी से लगभग 2-3 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, जो बच्चे बैकलॉग के थे, जो बच्चे रेगुलर के थे, उनके लिए हुए थे का ही क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ आज आपके सामने और उम्मीद करेंगे कि सारा क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी क्लास जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन करेंगे और जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इज़ ऑल ओके और नॉट। जल्दी से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इज़ ऑल ओके और नॉट। मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ, कुछ मिनट में वेट कर लेता हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें और एक यूटिलाइजेशन उनका हो सके। चलो नदीम का मैसेज आ गया, ओके है। तो मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ, मैं कुछ 1 मिनट के आसपास और मैं वेट कर लेता हूँ। अमित का भी मैसेज आ गया कि ओके है। चलिए ठीक है। चलो विवेक भी है ओके सबको, चलो ठीक है। और बच्चे ज्वाइन करना चाहें जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चन ही देखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखे हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गेस मैक्सिमम बच्चे, लेट मी सी हाउ मच बच्चे आर, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं क्लास में। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। और आज का जो लाइव सेशन है जैसा कि आपको मालूम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर है। बहुत डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को, जैसे हम लोगों ने डीएसएस के क्वेश्चन को सॉल्व करा है सेम वैसे ही। ठीक है, सिमिलरली 2021 का आज हुआ है, कल 2020 का हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। इस टाइप से हम लोग रिपीटेशन करते रहेंगे। और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताया है आपसे, जो न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन है आप खुद से बनाते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमसे पूछते रहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कांटेक्ट में हैं जिनसे नहीं बन रहा है, वो हमसे पूछते जा रहे हैं, मैं उनको गाइड भी करता जा रहा हूँ। तो वो वैसे और भी बच्चों का मेरा कहना है कि आप भी वैसे ही कोलैबोरेट करके काम करते रहेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें। इसके ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या नया पूछा है इस क्वेश्चन में। एज सच तो मुझे नहीं लगता है कुछ नया होगा, पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको एज इट इज। 2021 का ये क्वेश्चन है, स्पेशल एग्जाम जो हुआ था, सेमेस्टर 5 है, सब्जेक्ट है टॉस, सब्जेक्ट कोड है 161550 1। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड है किस सब्जेक्ट का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। सिमिलरली हर सब्जेक्ट का अपना अपना सब्जेक्ट कोड होता है, तो सब्जेक्ट कोड भी जरूर एक बार ध्यान में रखिएगा कौन सा सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अब इसके बाद एज इट इज 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पास मार्क्स आपको 28 है। इसमें ऐसा कुछ भी हम लोगों को स्टील टेबल या आईएस कोड की जरूरत नहीं पड़ती है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे कोई भी इस टाइप का सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है जैसा हमारा लिखा हुआ था किसमें, आप कह सकते हैं हमारा डीएसएस में लिखा हुआ था। क्या मैसेज है सर, कंप्रेशन मेंबर में केस नंबर 3 में इफेक्टिवली पॉइंट्स, वो हम लोग कम नदीम, ये हम लोग डीएसएस में डिस्कस करेंगे बाबू। अभी लोग टॉस में डिस्कस करेंगे, टॉस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो डीएसएस का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। तो इसमें एज इट इज कहीं पे भी कोई आईएस कोड या स्टील टेबल अलाउ नहीं है क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे मेंशन होता है, जैसा कि आपने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी देखा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन को हम लोग बहुत, ग्रुप ए है ये हमारा, ग्रुप ए का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक ईच ऑब्जेक्टिव और ऑफ 1 मार्क्स। लेट्स सॉल्व वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो वेरी फर्स्ट कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है बड़ा ही सिंपल सा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, टाइमर कहाँ है भाई, टाइमर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल या फिर ऑल ऑफ द एबव। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जैसा कि आपको मालूम है, आपने पहले भी पढ़ा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक वैसा पॉइंट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में
जहां तक हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन होता है बिल्कुल लीनियर होता है। या ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा एक वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद हमारा जो लीनियरिटी होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो ब्रेक हो जाता है। या फिर तीसरा जो सबसे अच्छा डेफिनेशन ये होगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक वैसा पॉइंट है जहां तक हुक्स लॉ हमारा वैलिड होता है। या आपने स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है उसी का क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया है आपके सामने कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताइए किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दैट इज हुक्स लॉ से भी आप इसको रिलेट करके बता सकते हैं। ऑप्शन में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल या फिर ऑल ऑफ द एबव। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड। लेट्स सी क्या आंसर देखने को मिलता है। सौरभ का आंसर आ गया है डी। चलो ठीक है, देखते हैं और बच्चों का क्या आंसर आता है अपार्ट फ्रॉम सौरभ। जल्दी से बताएंगे। चलो टाइम्स अप हो चुका है। टाइम्स अप। लेट्स सी क्या आंसर देखने को हमको मिला है। महिपाल का आंसर डी है, अमित का, बलराम का डी है, सबका डी है। देखिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। इसका आंसर होगा हमारा सी, दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, आप डक्टाइल मटेरियल का जब आप डायग्राम खींचते थे और आप ब्रिटल मटेरियल का जब आप डायग्राम खींचते थे तो दोनों में ही आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या देखने को मिलता था? डिफरेंट मिलता था, राइट। एक के केस में देखते थे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस पे डिपेंड कर, मतलब किसके करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जा रहा था? इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंगली। और एक में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो याद रखना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, या साथ ही साथ नॉट ओनली मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ये ऑल्सो डिपेंड कर रहा होता है डायमेंशन के ऊपर। जो मटेरियल हम लोग लेंगे उसका किस टाइप का डायमेंशन होगा, इन सारे चीजों के ऊपर भी हमारा डिपेंड कर रहा होता है। बट यहाँ पे वैसा कोई डायमेंशन से रिलेटेड कोई मटेरियल, यहाँ पे टाइप ऑफ लोडिंग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूजुअली हम कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग कर्व एक आपने पढ़ा होगा, एक्चुअल कर्व, और एक होता है इंजीनियरिंग कर्व। उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं हम लोग। और टाइप ऑफ लोडिंग से हमें कोई यहाँ पे खास मतलब है नहीं। तो डायरेक्टली हमारा जो रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है टाइप ऑफ मटेरियल। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है चीज? चलिए नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कौन सा पॉइंट है ये आपसे पूछ रहा है, या इन शॉर्ट ये भी पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर को आप डिफाइन करिए। तो वही कह रहा है द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एक पॉइंट है जहां पे ऑप्शन है पहला बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, या फिर शियर फोर्स इज जीरो। ये चार ऑप्शंस है। यू हैव 10 सेकेंड। लेट्स सी क्या आंसर देखने को मिलता है यहां पे। ठीक है, चलो भाई, सौरभ का ए, नदीम का डी, बलराम का ए। यू हैव। चलिए भाई टाइम्स अप हो चुका है आपका। और सबसे पहले मैं बच्चों का आंसर देख लूं क्या आ रहा है। ताबिश का आंसर ए है, बलराम का आंसर ए है, अमित का भी आंसर ए है, और सही और एग्जैक्टली सही है आप लोगों का। इसका आंसर होगा ए, दैट इज बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर मैंने आपको इससे पहले के डीएसएस के लाइव सेशन में भी बताया था। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एक वैसा पॉइंट होता है, आपने इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर के बारे में, जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। इट इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, जैसा कहने का मतलब है अगर ये मान के चलिए हमारा कोई, अगर मैंने लाइन लिया है, ये अगर मेरा कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप से वैरी कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे शियर फोर्स से कोई मतलब नहीं है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन में था बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, या फिर शियर फोर्स इज जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता हो उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। क्लियर है क्लियर है बच्चों सारे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द डायग्राम शोइंग वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन, द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड। कोई वैसा डायग्राम जो शो करता हो वेरिएशन, किसका वेरिएशन शो करता हो? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्सियल लोड का। यहां वर्ड यूज किया है एक्सियल लोड का।
along द स्पैन, पूरे स्पैन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं वैसे डायग्राम को? शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम, या फिर नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली आपसे, क्या मैसेज है? क्या उस पॉइंट पे लोड भी जीरो होता है? मतलब नदीम बताइएगा, उस पॉइंट पे लोड जीरो होता है, क्या मतलब है? ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हैं, तो वही बोल रहा था, डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड, यहां वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्सियल लोड लिख रहा है, ट्रांसवर्स लोड नहीं लिख रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह का लोडिंग होता है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। तो यहां क्वेश्चन में है वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन, जो भी स्पैन होगा उसके लिए आपको बताना है, जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम, या फिर नन ऑफ द एबव। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? चलो इसको मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। चलो जल्दी बताओ। चलो भाई, टाइम्स अप हो चुका है, एंड लेट्स सी क्या आंसर देखने को हमको मिलता है। बलराम का आंसर आ गया है डी, अमित का आंसर है सी, महिपाल का भी आंसर है सी, है ना? चलो भाई, और लोग का क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। नदीम का आंसर डी, बी, चलिए ठीक है। एक्चुअली जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज थ्रस्ट डायग्राम। ठीक है, आंसर क्या होगा? थ्रस्ट डायग्राम। देखें किसका किसका आंसर सही आया था, अमित का, महिपाल का, नदीम का। सही है, थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं जो डायग्राम हमें वेरिएशन शो करता है एक्सियल लोडिंग का अलोंग दी स्पैन। ट्रांसवर्स लोड अगर यहां पे वर्ड यूज कर रहा होता तब हम कह सकते थे क्या? शियर फोर्स डायग्राम। अगर यहां पे वर्ड एक्सियल के जगह पे ट्रांसवर्स लोड होता तब हम कह सकते थे शियर फोर्स डायग्राम होगा, लेकिन यहां वर्ड था एक्सियल लोडिंग, तो उस केस में हमारा होगा क्या? थ्रस्ट डायग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बताइए नदीम, आपका क्या क्वेश्चन था जो आपको नहीं समझ में आया था? नदीम का था कि सर उस पॉइंट पे लोड भी जीरो होता है, उस पॉइंट पे लोड जीरो होता है बाबू, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एक सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा मतलब है वैसा पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। सिंपल। वो कोई सा भी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम के लिए आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके आपको वो पॉइंट मालूम चल जाएगा कहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा हो, उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड। आपको बताना है जो वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट होगा किसमें? किसी एक पोर्शन ऑफ बीम में, जो बीम कैसा लोड कैरी कर रहा है? पॉइंट लोड। आपको बेसिकली बताना है कि एक बीम है जो पॉइंट लोड कैरी कर रहा है, तो उसके ऊपर जो वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसा होगा? ऑप्शंस में है लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा या फिर नन ऑफ द एबव होगा। ये आपसे पूछ रहा है। यू हैव 10 सेकेंड, लेट्स सी क्या आंसर देखने को मिलता है यहां पे। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे आप। 3 2 1, चलिए टाइम्स अप। बताएंगे क्या आंसर आया है? चलिए सब, बलराम का ए, अच्छा विवेक का बी, बलराम ए, महिपाल, नदीम बी। चलिए लेट्स सी क्या आंसर है, किसका आंसर क्या है देखें पहले फिर से। बलराम का ए है, बाकी सबका बी है। चलो सही है, आंसर इज ए, दैट इज लीनियर। क्योंकि क्वेश्चन में लोडिंग कैसा है? पॉइंट लोड है। क्वेश्चन में लोडिंग कैसा है? पॉइंट लोड है। और आपको ड्रॉ करने क्या बोल रहा है? पॉइंट लोड है। और आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या बोल रहा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई इस टाइप से बीम हो, जैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, और एक डब्ल्यू इंटेंसिटी का पॉइंट लोड हो, तो हम जानते हैं क्या होगा हमारा, सॉरी, अगर हमारे पास ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सेंटर पे कोई पॉइंट लोड हो, तो हम जानते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है, लीनियर, और इसकी वैल्यू आती है WL/4। तो ये कैसा बन रहा है? लीनियर बन रहा है ना। पाराबोला किसके लिए बनता है? जब इसके ऊपर यूडीएल लग रहा होता है तो। और क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉइंट लोड है, और आप लोग जो बी बता रहे हैं पाराबोला,
वो किसके लिए होगा, यूडीएल के लिए। दैट मीन्स कि इसका आंसर होगा ए, दैट इज लीनियर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो सभी लोग का मिस्टेक था वो करेक्ट कीजिएगा, सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है सिवाय बलराम को छोड़ के, सारे बच्चों का आंसर गलत है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 है, स्ट्रेस में बी एक्सप्रेस्ड एज, स्ट्रेस को हम लोग जो एक्सप्रेस्ड करते हैं वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपसे पूछ रहा है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कितने लोग का सही जवाब आता है। इसमें तो उम्मीद कर रहे हैं किसी भी बच्चों का गलत जवाब नहीं आएगा। 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए भाई आंसर देख लेते हैं सबका क्या आ रहा है। चलो एक लाइन से सबका आंसर आ रहा है डी। चलो ठीक है, सही है। इसका आंसर होगा नॉट ओनली सिंपल सा आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। जो डिपेंड करेगा लोड और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें यूनिट हमारी क्या दी हुई है, उसके बेसिस पे हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर एमएम स्क्वायर, ये सारा हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। राइट, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं और देखते हैं 6 कितने बच्चों से बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर assumptions of theory of bending the neutral axis for any section of beam। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने पढ़ा होगा बेंडिंग स्ट्रेस करके टॉपिक, जहां पे आपने पढ़ा होगा assumptions in bending। ठीक है, assumptions इन बेंडिंग में आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होता है किसी भी सेक्शन का, फॉर एनी सेक्शन ऑफ बीम, वो क्या होता है। कब, जब लोडिंग वोडिंग का केस आएगा। तो रिमेन न्यूट्रल इवन, यहां पे ओवन नहीं होगा, यहां पे गलत है, यहां पे होगा इवन। ओवन नहीं है, यहां पे इवन होगा, इवन आफ्टर बेंडिंग। मे और मे नॉट रिमेन न्यूट्रल इवन बेंडिंग। इस टाइप ऑफ लोडिंग डिपेंड नन ऑफ दीज। मतलब कि एज पर द थ्योरी ऑफ बेंडिंग जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होता है उसमें क्या क्या होगा। पहला बोल रहा है कि वो रिमेन सेम रहेगा, इवन आफ्टर बेंडिंग के बाद भी न्यूट्रल एक्सिस का अपना पोजीशन जो वो चेंज नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज सेम। सेकंड, मे और मे नॉट रिमेन न्यूट्रल, मे और मे नॉट रिमेन न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसमें हो सकता है उसमें भी किसी तरह का चेंजेस आ जाए। या फिर कह रहा बेंडिंग के बाद इस टाइप ऑफ लोडिंग डिपेंडेंट, मतलब ये लोड पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपसे ऑप्शन में पूछा है। यू हैव 10 सेकेंड एंड लेट्स सी क्या देखने को मिलता है जवाब हमको यहां पे। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। हाँ जी, आंसर बताओ। मे बी, मे बी विल बी राइट। क्या क्या बोले विवेक, नहीं समझे बाबू। पुष्पेंदु का आंसर है डी, बलराम का सी, महिपाल का ए, नदीम का ए, गोलू का सी, सौरभ का ए। तो चलिए इसका आंसर होगा बड़ा ही सिंपल सा, इसका आंसर होगा ए, रिमेन न्यूट्रल। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे होगा वर्ड इवन, इवन आफ्टर बेंडिंग, क्योंकि आपने पढ़ा है कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं मानते हैं। आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा है ये चीजों को, मतलब कि आपने जो इसका असम्पशन पढ़ा था उसमें ये चीज पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमारा किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आता है। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है चीज। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7। स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ई जी के एंड म्यू, चार इलास्टिक कांस्टेंट का ये क्वेश्चन है। इफ ई जी के एंड म्यू 1/m, 1/m पॉइजन्स रेशियो होता है, इसको हम लोग म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, या तो 1/m या तो म्यू, किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इफ ई जी के, ई मतलब यंग्स मॉडुलस, जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के मतलब बल्क मॉडुलस, आर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of rigidity, bulk modulus and Poisson's ratio of the material, the following relationship hold good। ये जो फॉलोइंग रिलेशनशिप है वो होल्ड गुड करता है, बताइए। पहला, E बराबर 3 के 1 माइनस 2 1/m है तो म्यू हो जाएगा। E बराबर 2g 1 प्लस 1/m को हम म्यू भी बोल सकते हैं, तो 1 प्लस म्यू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ये आपसे ऑप्शन में पूछा है। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड। 5 4 3 2 1 and times
अब चलिए भाई बताइए क्या आंसर है। बलराम का सी, पुष्पेंदु का ए, महिपाल का भी सी, गोलू का ए, अमित का सी। और लोग का क्या आंसर आ रहा है? और कोई आंसर देगा? चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सब दिया हुआ है। तो आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस के बीच का रिलेशन आप जानते हैं, ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू। और आप जानते हैं ई बराबर बल्क मॉडुलस का रिलेशन होता है ई बराबर 3k 1 प्लस 2 म्यू, वेयर म्यू का मतलब हो जाएगा, म्यू हम लिखें चाहे 1/m लिखें बात बराबर है। अगर इस क्वेश्चन में मेरा ये वर्ड नहीं यूज करता 1 या 1/म्यू या फिर ई, तब हम भले, हाँ अगर मेरा 1/m अगर यूज नहीं करता म्यू, तब हम लिख सकते थे ई बराबर 9kg 3k प्लस जी, ये मेरा रिलेशन होता। अगर हमको म्यू नहीं दिया हुआ होता क्वेश्चन में और सिर्फ ई, जी एंड के बीच का रिलेशन पूछता, तब ये हो सकता था ई बराबर 9kg 3k प्लस जी। लेकिन यहां पे म्यू भी ऐड किया है, इसका मतलब म्यू का रिलेशन ई के म्यू में भी बनेगा, ई जी म्यू में भी बनेगा। देयरफॉर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल W per unit length over a entire span of a cantilever beam of length L and flexural rigidity EI। आपसे कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है पूरे स्पैन पे, तो जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है WL3/3 EI, WL4/3 EI, WL4/8 EI और WL4/12 EI। ये आपसे पूछा है। लोडिंग है यहाँ पे यूडीएल और ये कंप्लीट स्पैन पे है और हमारा बीम है कैंटिलीवर। तो इसके लिए बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आएगा। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड। चलो आंसर आना शुरू हो गया। महिपाल का ए, चलो देखते हैं। चलो भाई टाइम अप हो चुका है, बताइए आंसर क्या आ रहा है। चलो सौरभ का सी, गोलू का ए, ताबिश का ए, विवेक का ए, अमित का सी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बड़ा ही सिंपल, जो कि होगा सी, WL4/8 EI। राइट, WL3/3 EI जो होता है बाबू, ये किसके लिए होता है? पॉइंट लोड के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे WL4/8 EI होगा यूडीएल के लिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है यूडीएल है कैंटिलीवर बीम में। अगर यहाँ पॉइंट लोड मेंशन होता तब WL3/3 EI हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ मेंशन है यूडीएल, तो वैल्यू होगी WL4/8 EI। इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है। इन शॉर्ट आपको वैल्यूज नहीं पता है, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसकी वजह से आप छोटा छोटा क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी नहीं किया है तो टाइम है, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में छूटेगा तो बड़ा ही अफसोस आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए। ए बीम कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, कोई बीम है जो मोर देन वन मटेरियल का कंपोज्ड है, रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस आर नोन एज। कोई बीम है जो कंपोज्ड है मोर देन वन मटेरियल का, मतलब एक मटेरियल दूसरा मटेरियल आपस में कंपोज्ड है, और उसको इस टाइप से हमने कनेक्ट किया है कि वो एक सिंगल वन पीस की तरह काम करे, तो वैसे बीम को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बीम, इंटरमीडिएट बीम, कंपोजिट बीम या फिर नन ऑफ द एबव। यू हैव 10 सेकेंड, लेट्स सी क्या आंसर देखने को मिलता है। आंसर इज सी। चलो टाइम अप हो चुका है, रीसेट करते हैं और लेट्स सी क्या है। बलराम का आंसर ए है, बाकी सभी लोग का आंसर ए है। अच्छा, महिपाल का भी आंसर ए है, अमित का भी आंसर ए है। चलिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल होगा, इसका आंसर होगा बाबू मेरे कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम हम लोग कहते हैं
जब हम कोई दो डिफरेंट मटेरियल को आपस में जोड़ के सिंगल यूनिट की तरह काम कराते हैं तो वो होता है कंपोजिट बीम। कंपाउंड बीम कब होगा? जब उसको बनाने में हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यूज किए होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, दो डिफरेंट मटेरियल को आपस में आपने जोड़ा है, सिंपली उसको बनाए, एक ही मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ जोड़ के नहीं बनाया है, ये दो डिफरेंट मटेरियल को आपने आपस में जोड़ दिया है और उसको इस टाइप से जोड़ा है कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। तो वैसे मटेरियल को हम, वैसे बीम को कहेंगे कंपोजिट बीम, ना कि कंपाउंड बीम। क्लियर है ये चीज? नाउ स्विच टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड P to that of a cantilever beam of same length with a load P at free end। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन शॉर्ट कि आपको रेशियो बताना है किसका? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P अमाउंट का, और साथ ही साथ एक कैंटिलीवर बीम है जो कि सेम लेंथ का है और उस पे भी एक पॉइंट लोड लग रहा है P फ्री एंड पे। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है W, यहाँ पे P नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोड W नहीं लग रहा, P इंटेंसिटी का लग रहा है। तो इसके वजह से बताइए क्या डेल्टा मैक्स आएगा। और इसी तरीके से इसका लेंथ L है और एक और कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, इसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है P। इसके वजह से जो D मैक्स आएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब इसका मान के चलिए इसके वजह से डेल्टा मैक्स 1 आया, इसके वजह से डेल्टा मैक्स 2 आया, तो आपसे बोल रहा है डेल्टा मैक्स 1 अपॉन डेल्टा मैक्स 2 का रेशियो क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आएगा। मैं आपको देता हूं कितना, 10 सेकेंड, और देखते हैं क्या आंसर देखने को मिलता है। 5 4 3 2 1। चलो भाई, क्या आंसर आया देखते हैं। ताबिश का आंसर ए, उपाध्याय का आंसर आ गया डी, महिपाल का आंसर आ गया डी, गोलू का भी आंसर आ गया डी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आप जानते हैं डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू होती है किसके लिए, अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो आता है WL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, और अगर कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री पे अगर कोई पॉइंट लोड लगता है तो इसकी वैल्यू आती है WL³ अपॉन 3 EI। अब इन दोनों को आपस में रेशियो कर दो, EI कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 जो है 48 से डिवाइड होगा तो 1/16 आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 1/16। क्लियर है? क्लियर है सबको? सिंपली यहां से आप सॉल्व करके निकाल लेंगे 1/16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लॉन्ग कॉलम हैविंग कैपिटल A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल्स टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन एंड L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो बताना है किसी लॉन्ग कॉलम का आपको, अगर उसका एरिया कैपिटल A बराबर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कैपिटल R बराबर रेडियस ऑफ गायरेशन है, और उसका लेंथ बराबर L बराबर लेंथ ऑफ कॉलम है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है स्लेंडरनेस रेशियो का, ये आपसे पूछ रहा है। यू हैव 10 सेकेंड एंड लेट्स सी क्या जवाब देखने को मिलता है। ठीक है, 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। बताया जाए। बी, सभी लोग का आंसर बी आ रहा है। चलो, सभी लोग का आंसर बी है। आंसर होगा सिंपली, आप जानते हैं क्या, स्लेंडरनेस रेशियो बराबर क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, L/R। सिंपली हम लोग लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे A/R तो होगा नहीं, R/A भी नहीं होगा, R/L भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी, दैट इज L/R। राइट, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि हो जाएगा लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो कर देंगे तो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो जो है मालूम चल जाएगा। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 12, सॉरी 12 क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। आपसे बोल रहा है कि आपको इक्विवेलेंट लेंथ बताना है किसी कॉलम का, दैट इज LE बताना है किसी कॉलम का जिसका लेंथ L है। लेंथ L का मतलब है उसका एक्चुअल लेंथ L है। इस कॉलम का इंड कंडीशन ऐसा है कि वन एंड फिक्स है, अदर एंड फ्री है। एक कॉलम है जिसका वन एंड फिक्स है, अदर एंड फ्री है, और आपको उसका इफेक्टिव लेंथ बताना है क्या आएगा। तो ये आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है 2L, L/2 और L/√2। ये आपसे ऑप्शन में है। यू हैव 10 सेकेंड। लेट्स सी क्या जवाब देखने को मिलेगा। साइड हो जाता हूं जल्दी से। 2, 1 एंड टाइम्स अप। क्या आया आंसर? बलराम का आंसर ए है, सौरभ का भी ए है, नदीम का भी ए है, गोलू का आंसर बी है। ठीक है, अमित का भी आंसर ए है। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो आप जानते हैं इंड कंडीशन के बेसिस पे वन इंड फिक्स है, अदर इंड फ्री है, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज 2L। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता बोथ इंड, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता बोथ इंड हिंज, तो क्या होता? L होता। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता बोथ इंड फिक्स, तो होता L/2। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता वन इंड फिक्स, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता वन इंड फिक्स एंड अदर हिंज, एंड अदर क्या है मेरा? हिंज है, तो उस केस में क्या होता? L/√2 होता। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ था? वन फिक्स है, अदर फ्री है, तो उसका आंसर होगा ए, दैट इज 2 टाइम्स एक्चुअल लेंथ। क्लियर है चीज? ये हो गया आपको 12 नंबर का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है थोड़ा मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ, एक बीम है जिसका बोल रहा है ए बीम इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। एक बीम का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब होगा, वही आपसे पूछ रहा है। इफ बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम, deflection is same throughout the beam, shear stress is same throughout the beam, या फिर none of the above। तो कोई भी बीम में यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देखने को कब मिलेगा? ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, देखिए इसमें से क्या आंसर होगा, और जल्दी से आप हमें 10 सेकंड में बताएंगे। योर टाइम से स्टार्ट। 5, 4, 3, 2 एंड 1 टाइम्स अप। चलो भाई क्या आंसर है? चलिए सी, बी, डी, लेट्स सी। चलिए इसका आंसर होगा बड़ा ही सिंपल, उसका आंसर होगा ए, दैट इज बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम। देखते हैं किसी का आंसर ए था क्या? नदीम का आंसर ए था, बाकी और अमित का भी आंसर ए ही था। नहीं, अमित का आंसर बाद में चेंज हो गया, सी हो गया था। विवेक का आंसर ए था। देखिए इसका आंसर होगा बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम। आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग आपने पढ़ा होगा, एज इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही पढ़ा है आपने, कि हमारा कोई बीम हो जिसपे अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाए फॉर अ गिवन स्पैन, तो हम लोग देखते हैं कि उस कंडीशन में मेरा बीम का जो स्ट्रेंथ है वो काफी यूनिफॉर्म होता है। इट हैज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ फॉर दैट पोर्शन ऑफ स्पैन जितना तक हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा? वही कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इज सेम। जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया गिवन स्पैन पे, दैट मींस कि मेरा बेंडिंग मोमेंट सेम हो गया। जैसा एग्जांपल के तौर पे आप जानते हैं कि अगर ये हमारा कोई बीम है, इस पे कोई 2 पॉइंट लोड लग रहा है सेम इंटेंसिटी का, WW, दोनों सेम डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो इसका जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनता है? इस टाइप से बनता है। तो इतने स्पैन पे क्या देख रहे हैं आप? इस कंप्लीट स्पैन पे, मतलब यहां से लेके यहां तक आपका बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल क्या हो गया? सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो इतने पोर्शन में जो मेरा बेंडिंग हुआ, इसी बेंडिंग को हम कहते हैं प्योर बेंडिंग, राइट। तो उस टाइम जो मेरा बीम का स्ट्रेंथ हो जाएगा उस पूरे स्पैन पे वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो वही कह रहा था यहां पे कि बीम इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम। तो जितने स्पैन पे जो मैंने आपको यहां से डिफाइन करके बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है।
द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ। आपसे कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है पूरे स्पैन के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर स्पैन पे या उस पर्टिकुलर बीम में जो मेरा सिंपली आपसे कह रहा है आपसे कि एक हमारे पास बीम है, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम, जहां मेंशन किया है कि बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और वो लोड कैसा कैरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो कि कंप्लीट लेंथ पे है, थ्रू आउट लेंथ पे है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कितना बनेगा उस पर्टिकुलर बीम का, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बन रहा है उस बीम में, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शंस है 1 2 3 या फिर 0, ये आपसे पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो 10 सेकेंड है, लेट्स सी क्या जवाब देखने को हमको मिलेगा। 3 2 1 0। चलो भाई आंसर बताओ, आंसर बताया जाए। ए बी ए, ये पुराना आंसर तो नहीं ना है? अच्छा भाई यहाँ बी है, ठीक है। और क्या है? बी, गोलू का भी बी आ गया। और किसी का आंसर ए? चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए सिंपल सा अगर मैं डायग्राम के साथ आपको रिलेट करके बताऊं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर क्या लग रहा है, हमारा एक यूडीएल लग रहा है पूरे स्पैन पे। अब जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, पाराबोला बनेगा। तो क्या इसमें कोई आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कैसा पॉइंट है? वैसा पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो क्या इस फिगर में कहीं बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहीं नहीं चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, दैट इज 0। ए कैसे होगा? तो इसका सिंपल सा मतलब है कॉन्सेप्ट को समझना, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। अगर पता होता तो आंसर होता इसका डी, आपको नहीं पता था इसलिए आप ए जवाब दे रहे थे। क्लियर है? चलिए क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज या आर रिलेटेड टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। इन गिवन टर्म्स में से कौन सा वैसा टर्म है जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको देखने को मिलता है या यूज होता है? ऑप्शंस है कैरी ओवर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। ये आपको बताना है। 10 सेकेंड है, लेट्स सी क्या आंसर देखने को मिलेगा। सौरभ का सी, गोलू का डी, गोलू का डी, पुष्पेंदु का भी सी आ गया। चलो टाइम हो गया, बलराम का भी सी आ गया। देखिए इसका तो जवाब बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप पढ़ते हैं तो वहां आप कैरी ओवर फैक्टर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकालते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन करते भी हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स है जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको देखने को मिलते हैं। देयरफॉर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नन ऑफ द एबव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ए बीम हुज इंड सपोर्ट्स आर सच दैट द स्लोप रिमेन 0। आपको बताना है कि एक बीम जिसका इंड सपोर्ट ऐसा हो कि मेरा स्लोप हमेशा 0 हो। आपसे पूछ रहा है कि एक बीम उसका इंड सपोर्ट ऐसा दे दो जहां पे स्लोप हमेशा 0 हो। ऑप्शन है फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, या नन ऑफ द एबव। तो इन ऑप्शंस में बताना है वैसा कौन सा बीम होगा जिसमें सपोर्ट पे हमेशा मेरा स्लोप 0 होना चाहिए। 10 सेकेंड है, जल्दी से डिसाइड करके बताइए क्या आंसर होगा। क्या मैसेज आ गया भाई गोलू का? नहीं बाबू, स्लोप डिफ्लेक्शन। चलिए रीसेट करते हैं। क्या ऑप्शन में आया? नदीम का ए, बलराम का ए, सौरभ का भी ए। तो देखिए इसका आंसर तो बड़ा ही आसान होगा बाबू, आंसर होगा ए, दैट इज फिक्स बीम। फिक्स बीम का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है, आपने पढ़ा है कि फिक्स बीम के केस में हमारा जो सपोर्ट होता है वहां पे स्लोप हमेशा 0 हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
किसका? फिक्स बीम का, जो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। देयरफॉर इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज फिक्स बीम। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं और ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस एट ए जॉइंट टू द मोमेंट अप्लाइड एट द जॉइंट विदाउट डिस्प्लेसिंग इज कॉल्ड। मतलब कि आपको रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस एट अ जॉइंट, एक जॉइंट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ टू द मोमेंट अप्लाइड एट द जॉइंट विदाउट डिस्प्लेसिंग इज कॉल्ड जॉइंट फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर, मोमेंट फैक्टर या फिर नन ऑफ द एबव। 10 सेकेंड है, इसका आंसर तो आपको वैसे भी पता ही होगा क्या है। सबका आंसर, गोलू का आंसर बी आ गया, और किसी का आंसर? चलो भाई 2-1, क्या आंसर आया सभी लोग का? सौरभ का आंसर बी, सभी लोग का आंसर बी, और बिल्कुल आसान है, इसका आंसर होगा सी, बी सॉरी, दैट इज कैरी ओवर फैक्टर। ये आप जानते हैं, मोमेंट जनरेटेड टू द मोमेंट अप्लाइड, इसी के रेशियो को हम कहते हैं क्या? कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है मेरा? 18 है ना, चलो 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ मेंबर टू द सम, या सन नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे होगा सम। द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ मेंबर मीटिंग एट द जॉइंट इज कॉल्ड। आपको रेशियो बताना है स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द सम ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर मीटिंग एट जॉइंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर, जॉइंट फैक्टर या नन ऑफ दीज। यू हैव 10 सेकेंड टू डिसाइड। मैं साइड हट जाता हूं, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। चलिए, टाइम सब होने वाला है, टाइम सब हो गया और ये टाइम सब हो चुका है। तो क्या आंसर है भाई? बी, ए। क्या आंसर आया? महिपाल का आंसर ए आया, और किसी का आंसर? गोलू का आंसर बी आया, आंसर अमित का ए आया। चलिए, इसका आंसर तो यार बड़ा ही निहायती आसान था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कैसे निकालते हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे? दैट इज डी डॉट एफ निकालने के लिए के अपॉन समेशन के। के मतलब जो मेंबर आप लिए हैं उसका स्टिफनेस फैक्टर, उसका स्टिफनेस, और रिजल्टेंट के क्या, उस मेंबर से जो भी मेंबर निकल रहे हैं उसका सम, दोनों का आपस में रेशियो करके आपका क्या निकलता था? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वही तो यहाँ कह रहा था, तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर है ये चीज? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ना, हाँ 19। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल हैविंग पॉइजंस रेशियो 0.2। आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज जी, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अगर मेरा पॉइजंस रेशियो दिया हुआ है 0.2, तो बताइए इसके आंसर क्या होगा? E बाई जी का रेशियो क्या होगा अगर मेरा पॉइजंस रेशियो दिया हुआ है 0.2? क्या होगा आंसर? पहले मैं 10 सेकेंड टाइम दे देता हूं आपको सोचने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी, बताओ क्या आंसर है, फटाफट कमेंट करके बताओ। सी, उपाध्याय का आ गया आंसर सी। चलो, और लोग का क्या आ रहा है आंसर? पता नहीं सी है ये क्या, देखते हैं। गोलू का भी आंसर आ गया सी। लेट्स सी, नदीम, पुष्पेंदु, महिपाल, बलराम, तुम लोग का क्या आंसर है? और भी बच्चे जो हैं क्लास में। नदीम का आंसर है ए। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए, बलराम सी। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड म्यू आप जानते हैं। ई बराबर क्या होता है? 2g 1 प्लस म्यू। ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है? 2g 1 प्लस म्यू, यही होता है ना। अगर रिलेशन बल्क के साथ होता तो ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू हो जाता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 2g 1 प्लस म्यू के जगह पे क्या लिख देंगे? 0.2। तो मेरा क्या आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू 2g इंटू कितना आ जाएगा? 1.2।
ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब 1.2 आ गया तो E बाई जी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E बाई जी इज इक्वल टू कर देंगे तो 2.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है E बाई जी इज इक्वल टू 2.4 किसके वजह से आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा ना। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, इसको करोगे तो 2.8 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 12/5। क्लियर है ये चीज, कैलकुलेटर से भी करके देख लो। 12 डिवाइडेड बाई 5 2.4 आया ना, तो ये 2.4 और यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1.2, देखो क्या आया 2.4 आ गया। तो मालूम चला आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। बी और सी तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, देयरफॉर इसका आंसर होगा ए, दैट इज 12/5। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बड़ा ही आसान है ये तो। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, आपसे बोल रहा है स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन वर्ड है यहां पे, स्ट्रेन का। ऑप्शन है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल, न्यूटन या फिर नन ऑफ दीज। 10 सेकेंड है, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती मत करना वरना बड़ा डांट खाओगे, बता दे रहे हैं इसका अगर आंसर गलत दिए हो तो। 3 2 1 टाइम्स अप, टाइम्स अप, बताओ जी। पुष्पेंदु का आंसर डी, महिपाल का भी डी, सबका डी आया। चलो यहाँ पे गलती तुम लोग नहीं किए। इसका आंसर होगा सिंपली नन ऑफ दीज, क्योंकि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, देयरफॉर इसका आंसर होगा डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो इसी के साथ हमारा 2021 का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इसका सेक्शन बी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेक्शन बी में मैं दिखा देता हूं आपको, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है। सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, देखिए, राइट डाउन द बेंडिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको बेंडिंग इक्वेशन लिखना है किसके टर्म में, बेंडिंग मोमेंट के टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में। एक चीज यहां याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में थ्योरी भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे डीएसएस में था कि सेक्शन बी में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछा जाता है, टॉस में ऐसा नहीं है, टॉस में मिक्स रहेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे यहां पे क्वेश्चन थ्योरी का पूछ दिया कि आपको बेंडिंग इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। इस क्वेश्चन के और में अगर आप जाएंगे, देखिए थ्योरी, इस क्वेश्चन के और में देखिए अब न्यूमेरिकल पूछ दिया है। न्यूमेरिकल क्या है कि एक टिम्बर है जिसका 100 mm वाइड है, 250 mm डीप है, सिंपली सपोर्टेड है 4 मीटर स्पैन पे, और उसके ऊपर फाइंड द यूडीएल दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम ओवर द होल स्पैन सो दैट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर मे नॉट एक्सीड 6 mm। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा है पूरे स्पैन पे, और ये जो यूडीएल लग रहा है वो क्या दे रहा है इसमें डेटा में, अच्छा मैं ऊपर करूंगा तो सब मिट जाएगा। अभी बस ये याद रखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 6 mm है और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखो। तो क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा है पूरे स्पैन पे, है ना, और ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है कि 250 mm 100 mm इसका विड्थ है और इसका जो डेप्थ है वो 250 mm है, और आपको ये जो बीम है ये 4 मीटर स्पैन पे एक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो यूडीएल है ये कितने इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है, दैट इज डब्ल्यू, किस इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है। अगर इसमें जो डेल्टा मैक्स है वो दिया हुआ है 6 mm, मतलब 6 mm दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो सिंपली आप चाहें तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि यूडीएल के केस में जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 5/384 WL4 अपॉन EI, यही होता है आपके पास। देखिए लेंथ भी आपको मालूम है, यंग्स मॉडुलस भी मालूम है, आई आप निकाल लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा आपका BD, आई बराबर, इसको मैं हटा देता हूं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा BD क्यूब बाई 12, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आई यहां से निकल जाएगा, सब वैल्यू मालूम है, W आप इक्वेट करके निकाल लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जिसका, और डेल्टा मैक्स के जगह पे 6 mm आपको दिया हुआ है। तो सारा का सारा खेल यूनिट का है। 5/384 W निकालना है, L4 जो दिया हुआ है 4 मीटर में, उसको mm में कन्वर्ट कर दो। E की यूनिट देख लो क्या दिया हुआ है, I आप निकाल सकते हो, इक्वेट कर दो, W आपका निकल जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है बाबू कि इसमें न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों का मिक्सअप रहेगा। अब यहां पे दिया हुआ है राइट व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम। फिक्स बीम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी आपको बताता लिखाया हुआ है आपके नोट्स में कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चारों इंपॉर्टेंट या 5 डिसएडवांटेज जो आपको लिखाए गए हैं कि वो हमारा एक्सपैंड टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको वो नहीं होने दे रहा है। इस टाइप से जो जो आपको लिखाई गई डिसएडवांटेजेस, सेम सपोर्ट पे बैलेंस करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। तो जो भी डिसएडवांटेजेस आपको लिखाए गए हैं, सारे के सारे डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे नोटेड डाउन करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, अब देखो फिर इसके साथ न्यूमेरिकल अटैच कर दिया। न्यूमेरिकल में क्या है कि बीम है 8 मीटर लॉन्ग, फिक्स एट बोथ एंड, कैरीज अ यूडीएल ओवर द होल स्पैन, फाइंड द लोड इंटेंसिटी। एक बीम है जो कि 8 मीटर लॉन्ग है, फिक्स है बोथ एंड से, कैरी द यूडीएल ओवर द होल स्पैन, फाइंड द लोड इंटेंसिटी ऑन द बीम इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शैल नॉट एक्सीड 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको भी आप इक्वेट करके, जो रिलेशन है आपका मैक्सिमम मोमेंट का, उससे इक्वेट करके आपको निकालना होगा। एज इट इज इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रहा है कि आपको सिंपली ये बताना है कि हमारा जो लोड है वो कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं जो आपका सपोर्ट मोमेंट आता है एम ए या एम बी बराबर W_L² आता है आपके पास, और यहां से आप निकाल के इजिली बता सकते हैं जो भी लोड की वैल्यू आप निकालना चाहें, तो आप रिलेट करके आप बहुत इजिली निकाल लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन सपोर्ट कंडीशन यूज्ड इन फिक्स बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम विथ नीट स्केच। जो सपोर्ट कंडीशन आप फिक्स बीम में यूज करते हैं उसको, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो जो आप यूज करते हैं उनका आपको बताना है। ठीक है, आपसे सिंपली बोल रहा है कि आपको उसका नीट स्केच के साथ आपको इन शॉर्ट स्केच बनाना है और सारे सपोर्ट कंडीशन को आपको दिखाने होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली इसके और में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फिक्स्ड मोमेंट फॉर द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस बीम आपको सॉल्व करना होगा खुद से। फिक्स्ड आपको इंड मोमेंट निकालने के लिए बोला है, देखिए क्या बोला है, फाइंड फिक्स इंड मोमेंट फॉर द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सब टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कॉपी में करा रखे हैं मैंने। उसके बाद है राइट डाउन थ्री मोमेंट इक्वेशन ऑफ कैल्पेरियंस थ्योरम विद डायग्राम मेंशनिंग द सिंबल यूज इन द इक्वेशन। कैल्पेरियंस थ्योरम क्या होता है, जिसको हम 3 मोमेंट इक्वेशन भी कहते हैं, वो आपको लिखना होगा। उसमें किस पॉइंट को क्या बोलते हैं वो लिखना होगा, फिगर के साथ आपको डिफाइन करना होगा एक एक चीजों को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। कैल्पेरियंस मतलब, क्लैपेरियंस मतलब 3 मोमेंट इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और में जाएंगे, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ईच मेंबर ऑफ कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर। ये जो पर्टिकुलर फिगर आपके सामने है, इसका सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करके बताइए और रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड करके बताइए। दैट्स इट। उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो डिफरेंशिएट कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम एंड प्रॉप कैंटिलीवर बीम विथ नीट स्केचेस। आपको डिफरेंशिएट करना है कैंटिलीवर बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम, और कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम और प्रॉप कैंटिलीवर बीम के बारे में। कंटिन्यूअस बीम में आप जानते हैं सपोर्ट हमारा 2 से ज्यादा होगा, कैंटिलीवर बीम में 1 सपोर्ट फिक्स होगा, अदर एंड फ्री होगा। प्रॉप कैंटिलीवर में आप जानते हैं वैसा बीम जिसका 1 सपोर्ट फिक्स होगा, अदर हमारा सिंपली सपोर्टेड होगा, तो वो मेरा होता है प्रॉप कैंटिलीवर बीम। एक एक सबका फिगर आपको बनाना होगा और 4 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के इसमें आते हैं और में, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बकलिंग लोड एज पर रैंकाइंस एम्पिरिकल फार्मूला विद डिस्क्रिप्शन एट द सिंबल यूज्ड इन इट। रैंकाइंस फार्मूला के थ्रू जो आप लिखते हैं 1/P = 1/PC + 1/PE, उसका इक्वेशन आपको लिखना होगा प्रॉपर, और उसमें एक एक जो इंपॉर्टेंट जो आपके डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यूज हैं फार्मूला में, जो एक एक जो आप 1/PC जो दिखा रहे हैं, तो PC क्या है, PE क्या है, वो सबको अच्छे से आपको लिखना होगा, बताना होगा क्या चीज क्या क्या है। तो राइट द एक्सप्रेशन बकलिंग लोड एज पर रैंकाइंस एम्पिरिकल फार्मूला विद डिस्क्रिप्शन एट द सिंबल यूज, जो जो सिंबल उसमें आपने यूज किया होगा
एक एक सिंबल को आपको डिफाइन करना होगा कि पीसी हमारा क्रिटिकल लोड होता है, उसको हम वैसे फाइंड करते हैं, पी हमारा एलर्स लोड होता है, उसको हम वैसे फाइंड करते हैं एंड सो ऑन। तो ये था हमारा ओवरऑल। उसके बाद सेक्शन सी में जाएंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लें, सिंपली बन जाएगा, आप सामने में भी देख रहे होंगे। तो इन शॉर्ट यही था 2021 का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल दूंगा बहुत से बच्चों के पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा, तो एक ग्रुप में आपके डल जाएगा क्लास के बाद, वहां से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेंगे और वहां से अपना प्रैक्टिस कर लेंगे जो पूछा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो एक बार बनाएंगे, और जहां पे जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप प्लीज हमसे पूछेंगे कहाँ पे क्या नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको कम्युनिकेट करके मैं उसको वहीं पे क्लियर कर दूं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट से हो, आप जरूर पूछें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा, मतलब नेक्स्ट लाइव सेशन जो होगा वो हमारा 2020 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो ऑलरेडी टॉस में पूछा है। 2021 का हमने सॉल्व कर लिया, 2020 का करेंगे। टारगेट हमारा है कि अप टू 2018 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। तो 2019 तक का क्वेश्चन तो मेरे पास अभी अवेलेबल है ही है, 2019 तक का तो खैर करना ही करना है, डीएसएस में भी एंड टॉस में भी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हाईवे का भी शायद कल आपका जो है 2021 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, हाईवे का एज वेल एज इरीगेशन का भी शायद से आपको आज क्लास अपडेट हो जाएगा। ये आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही आपका क्लास जो है वो अपडेट हो जाएगा कितने बजे से आपका हाईवे का और इरिगेशन का होगा। तो आप 2021 का जो भी कंसल्ट फैकल्टी हैं उनसे आप पूछ लेंगे, जहां पे भी आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास को ओवर करेंगे हम लोग और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे 2020 के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, जहां पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो प्लीज आप मुझसे पूछते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, और मैं आपको कोशिश करूंगा उस चीज को मैं क्लियर अप करने का, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, और नहीं तो फिर क्लास को हम लोग पैकअप करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं है ना? चलो ठीक है, चलो महिपाल का आ गया, नहीं है, चलो ठीक है, फिर इसी नोट के साथ क्लास को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। घर पे रहिए, सेफ रहिए, केसेस दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ घर पे रहिए, मास्क लगाइए, सोशल गैदरिंग कम कीजिए, और पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, करते रहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे एक नया ट्रेंड चला है, लोग फिर से पुराने जोन में जाना शुरू। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे भी डलेगा तो मैं यूट्यूब के अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से मैं देख रहा हूँ एक नया तमाशा शुरू हुआ है प्रमोट कराने का, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का, पता नहीं क्या क्या तमाशा शुरू हुआ है। फिर से कुछ नए यूट्यूबर्स निकल के आ गए हैं, कुछ पुराने निकल के आ गए हैं, फिर से वो बच्चों का बात उठाना शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ये कहना है इन शॉर्ट सारे बच्चों से, देखिए इन चक्करों में मत रहिए, बार बार एक ही चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है। मतलब एक समझिए कि एक अजीब सा माहौल बन चुका है कि हर बार प्रमोट 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 का लोग माहौल बना दिए हैं। अच्छी बात है, देखिए प्रमोट हो जाइए, आपका वो तो खैर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। मेरा ये कहना हमेशा से होता है, प्रमोट होइए, चाहे एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है इस उम्मीद में कि प्रमोट हो जाएंगे, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, उस चक्कर में बच्चे, बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। तो वैसा आप मत करिए, पढ़ते रहिए, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, प्रमोट हो जाइएगा तो आपका ये जो नॉलेज अभी जितना चीज़ें आपने पढ़ी है वो आगे काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया अब आगे कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम होना ना होना ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में ही छोड़ दीजिए, आप फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए। मेरे से जितनी हेल्प चाहिए, मेरी टीम से जितनी हेल्प चाहिए, आप बताते रहेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा उनसे कोलैबोरेट कराने का, बात कराने का। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करते रहिए मेरे से, मैं डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट में हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब वहम में आप नहीं रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और जो भी होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना? हाँ, क्वेश्चन हम ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच।